नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा हमने पढ़ा था लास्ट में कि कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत आता है और कैबिनेट मिशन की शर्तें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में हमने संविधान सभा में सदस्यों की संख्या और संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया गया, ये सारी बातों का जिक्र हमने अच्छे से कर लिया था। आज हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग इस प्रकार से आप डाल दें, जहां से हमने उस दिन क्लास छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन लिखते हैं। संविधान सभा का गठन। तो इसमें अगर हम बात करें कि संविधान सभा के, मैंने कहा गठन की अगर बात करें तो हमने बात की थी कि कुल सीटों की संख्या कितनी थी हमारे पास में, 389। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि कुल सीटों की संख्या को इस प्रकार से रखा जाएगा। तो अब देखिए इसमें इलेक्शन योग्य सीटें कितनी थी, कुल सदस्य संख्या 389। इसमें से अगर हम बात करें तो उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नर थे, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कह सकते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या हमने बात की थी कितनी है, केंद्र शासित में 4 सीट। और अगर बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा ये एक राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुर्ग ये कर्नाटक में, एक दिल्ली था उस समय, नई दिल्ली जो है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान में शामिल हो गया, ये ध्यान में रखना, ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस प्रकार से 4 कुल मैंने कहा ये राजस्थान के अंदर था, ध्यान में रखें। और ये कर्नाटक में, ठीक है, वर्तमान कर्नाटक में, ये राजस्थान में वर्तमान में, उस समय तो राज्य ऐसे थे नहीं। तो केंद्र शासित से और ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उसमें 11 थी। ब्रिटिश प्रांत कितने थे, और ब्रिटिश प्रांत 11 से मैंने कहा कि सदस्य संख्या जो आनी थी वो 292 थी। तो 292 ये हो गई, और अगर बात करें तो 4 ये हो गई, 11 ब्रिटिश प्रांतों से। कुल सदस्य संख्या की अगर बात करें तो 296 सीटों पर इलेक्शन होना था, चुनाव होने थे। चुनाव से ये सदस्य चुनाव के माध्यम से आने थे। बाकी अगर हमने 93 सीटों की बात की कि जो देशी रियासतों से आने वाले थे, मैंने कहा कि उन सदस्यों के बारे में कोई निश्चित नहीं किया। कैबिनेट मिशन ने ऐसा नहीं कहा कि देशी रियासत से आने वाले सदस्यों मनोनीत किया जाएंगे वहां के राजा के द्वारा, उसने कुछ भी नहीं कहा इस मामले में। इसने कहा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाएगा, वो संवाद समिति जो कहेगी उसी के आधार पर ही उस आधार पे मैंने कहा कि सदस्य जो देशी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे उनका चुनाव होगा या मनोनीत होगा। हालांकि बाद में जब इन सदस्यों का चुनाव हुए, इसके बाद में उस देशी रियासत को लेकर फैसला लिया गया, और फैसला ये लिया गया कि वहां का राजा जो है वो उसको मनोनीत करेगा। अब देशी रियासतों की संख्या उस समय मैंने कहा कि बटलर समिति के अनुसार 562 देशी रियासत थी। कितनी देशी रियासत? लेकिन मैंने कहा कि सीट संख्या की अगर बात करें उस समय गठित की गई थी बटलर समिति, ठीक है ना, और इनको सीट दी गई थी 93। तो इन सीटों का विभाजन किया गया था, कहीं पर छोटी छोटी 3-4 रियासतों को मिला दिया गया। अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो कुल सीटों की संख्या यहाँ से 11 जाती है और देशी रियासतें 22 थी। तो मैंने कहा कि 4-5 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक सीट दी गई, इस प्रकार से अलग अलग किया गया था। तो अब चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव जो हुआ वो 296 सीटों पर हुआ। कितनी सीटों पर हुआ? हाँ, बाकी जो मैंने कहा कि
89 सीट थी देसी रियासत से, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये फैसला बाद में लिया जाता है, देसी रियासत को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था। तो लगभग क्लियर हो गया कि 296 सीटों पर जुलाई 1946 में चुनाव करवाई गई। तो दूसरी बात देखिए, अगर बात करें संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो मैंने कहा जुलाई 1946 में चुनाव करवाई गई। अब चुनाव कैसे हुए देखिए, जुलाई 1946 में, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, पास में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य चल रहा है। तो हम बात करते हैं, आप जैसे ही ये मशीन चालू होगी थोड़ा थोड़ा हम रुक रुक के पढ़ेंगे, क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं काम की वजह से। तो मैंने कहा कि अब जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं, और ध्यान में रखें हमने बात की कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर सभी में विधान परिषद सभाएं थी। ये ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांत कुल 11 थे, वहां से आने वाले 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर, 296 सीटों पर चुनाव करवाई गई। और चुनाव में भाग किसने लिया, तो चुनाव में ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। किसने भाग लिया, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा सदस्यों द्वारा इसमें भाग लिया गया। इसका मतलब चुनाव जो करवाए गए वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। और अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार से हुआ, तो बिल्कुल गलत बात है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था, ध्यान में रखना। और इसमें पद्धति वही जो हमारे अभी राज्यसभा के सदस्यों में चलती है, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ओके, इस पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे, ब्रिटिश विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा भाग लिया था, और वयस्क मताधिकार आधार पर चुनाव नहीं करवाए गए थे। इस बात को ध्यान में रखें। चुनाव हो गई, मैंने कहा 296 पे, उसके बाद में परिणाम आया, और इसका परिणाम इस प्रकार से रहता है। देखिए, अगर बात करें परिणाम क्या रहा, तो आप लोगों को खैर पता ही होगा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में भी कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे वो कांग्रेस के अंदर थे। और दूसरा जो जिन्ना पक्ष था वो मुस्लिम लीग के अंदर शामिल था। उनकी एक मांग थी कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों में किया जाए, एक हिंदू धर्म बहुसंख्यक और दूसरा मुस्लिम धर्म बहुसंख्यक। तो इससे पहले हम हालांकि बात भी कर चुके हैं कि सीटें जो 296 थी उसमें समुदाय के आधार पर सीटों को विभाजित किया गया था, जिसमें हमने 3 समुदायों की बात की थी पिछली कक्षा में। उसमें हमने एक तो ये बताया था कि सामान्य हो सकते हैं या फिर दूसरे मुस्लिम और सिख, 3 समुदायों के अंदर सीटों का विभाजन किया गया। तो 296 सीटों पर अगर हम बात करें कि मैंने कहा कि 296 सीट पर, कुल 296 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें से सबसे ज्यादा किसको सीटें मिली, कांग्रेस को 208 सीट मिली। और दूसरी बड़ी पार्टी थी उस समय मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो उस समय 73 सीट किसको मिली, मुस्लिम लीग को। 208 और 73 मुस्लिम लीग को। निर्दलीयों की अगर संख्या उस समय देखें हम तो 8 थी,
8 निर्दलीय और 7 ऐसी छोटी छोटी पार्टियां थी जिनको एक एक सीट प्राप्त हुई। उसमें मुख्य रूप से पार्टी जो थी वो यूनिस्ट मुस्लिम और यूनिस्ट शेड्यूल, 3 तो यूनिस्ट पार्टियां थी, एक कृषक प्रजा पार्टी थी और एक ऐसी संघ जो बना था अनुसूचित जाति का, एक सिख और एक साम्यवादी। तो इस प्रकार से कुल 7 सदस्य थे अन्य दलों से, आप ये मान लें। अन्य दल में मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक साम्यवादी पार्टी से भी थे और पूछा जा सकता है कि साम्यवादी कौन थे। तो एकमात्र साम्यवादी सोमनाथ लाहिड़ी थे संविधान सभा में, सोमनाथ लाहिड़ी। और इसके बाद मैंने कहा कि अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो उसमें यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनिस्ट शेड्यूल पार्टी, एससी संघ, सिख और कृषक प्रजा पार्टी। इस प्रकार से कुल 7 अन्य दल से थे, 8 ये हो गई। कुल संख्या अगर हम इसको देखेंगे तो आप इसको अगर जोड़ देंगे तो 296 की संख्या आपके सामने आएगी। ये बात हो गई कि इस प्रकार का रिजल्ट रहा। अब अगर बात करें कि इसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाएं कितनी थी, तो इसमें महिलाओं की संख्या हो गई 15 संविधान सभा में। अनुसूचित अगर जाति का पूछा जाए तो 26 की संख्या, अनुसूचित अगर जनजाति का पूछा जाए तो 33। देखिए अनुसूचित जाति की संख्या कम थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या इसमें ज्यादा थी। तो इस प्रकार से कुल सीटें रही। अब 208 सीटें जो कांग्रेस को मिली, इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कैंडिडेट 199 थे और कांग्रेस समर्थित सदस्य थे, उनकी संख्या 9 थी। तो हालांकि कुल सदस्यों का पूछा जाए तो 208 का विकल्प अगर हो तो विकल्प ये भी सही है। और अगर पूछा जाए सिर्फ कांग्रेस से संबंधित 199 थे, ये भी 8 थे कांग्रेस ने खड़े की थे, लेकिन कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य ये लोग नहीं थे। कांग्रेस ने यहां पर इन सदस्यों को समर्थन दिया था, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये सीटें जो है विभाजित हो गई। इसमें 296 में से ध्यान में रखना कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो गई, जिसमें अगर हम बात करें कि अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव आए थे, और इसके बाद में अगर हम बात करें कि दिल्ली से आसफ अली और देश बंधु 2 सदस्य रहते हैं, और अगर हम बात करें कि कुर्ग से जो है वो सीएम पुन्ना का नाम व्यक्ति जो है वो कुर्ग से आते हैं। तो इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव हो जाता है और इस प्रकार से इनकी सदस्य संख्या जो है वो इतनी इतनी आती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें एकमात्र एंग्लो इंडियन भी था, तो एकमात्र एंग्लो इंडियन थे जो संविधान सभा के पहले मैंने कहा उपाध्यक्ष भी बने, फ्रैंक एंथनी इसी में आए थे। तो पहले मनोनीत उपाध्यक्ष है, हालांकि ये बात हम मनोनीत उपाध्यक्ष की कर लेंगे। और इसके बाद में अगर हम कुछ यहाँ पे हमें जरूरत है कि कुछ सदस्य जो प्रमुख सदस्य थे वो कहाँ से आए थे, हमें थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कहा प्रमुख सदस्यों की बात करते हैं जो संविधान सभा में कहाँ से आए हैं इस बात को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर जो है, जिनका योगदान संविधान सभा में ज़्यादा योगदान था। अगर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो पहली बार में ये आए थे पूर्वी बंगाल से, पहली बार पूर्वी बंगाल से जीत कर आए। अब पूर्वी बंगाल से आए थे, लेकिन तब तक भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। फिर जैसे मैंने कहा कि माउंटबेटन योजना आती है, भारत का विभाजन 2 टुकड़ों में कर देती है। अब इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं, क्योंकि यह सीट जो है वो पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो मैंने कहा कि अब ऐसी स्थिति में अब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो इसका मतलब वो सदस्य संविधान सभा में आना बंद हो गए। और बाकी अन्य सदस्यों को भी लगा कि एक ऐसे विधि के विशेषज्ञ अगर संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं होते हैं, अगर संविधान बनता भी है तो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा, ऐसा लगा सभी सदस्यों को। तब क्या किया कि मुंबई जो प्रेसिडेंसी है
वहां की एक सीट थी पूना संसदीय सीट, और पूना संसदीय सीट को क्या कर दिया, खाली करवाया गया। उस समय वहां के मुख्यमंत्री बीजी खरे थे, जिसका विशेष योगदान था, और सीट खाली की थी एमआर जयक्कर ने। तो फिर इसमें इसे लिखे कि मुंबई प्रेसिडेंसी की आए तथा बाद में यह सीट विभाजन पश्चात पाकिस्तान में चली गई। ऐसी स्थिति में मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से सीट को एमआर जयक्कर द्वारा खाली किया गया। तथा यहां से दूसरी बार अम्बेडकर सदस्य बने। ठीक है, ये थोड़ा विशेष, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना। संसदीय सीट दूसरी बार जो है वो कहां से आई, पूना से आई थी। तो ऐसा सवाल जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सोमनाथ लाहिड़ी, मैंने कहा कि एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो एंग्लो इंडियन थे, तो ये भी अच्छा एक सोमनाथ लाहिड़ी एकमात्र साम्यवादी नेता, हालांकि कुछ समय तक ही रहे थे, पूर्ण समय तक नहीं रहते हैं, एकमात्र साम्यवादी नेता। नेता जो संविधान सभा के आरंभिक अधिवेशनों में रहते हैं, उसके बाद में ये भी सदस्य नहीं रहे थे। फिर अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू जो है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, सदस्य कहाँ से थे और किस पार्टी या किस में आते थे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे आए थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये कहां से आए थे, के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त प्रांत से। ठीक है, कहां से आए थे, संयुक्त प्रांत से। हाँ, कहां से आए थे, ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो महिला सदस्यों की संख्या को भी हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि महिला सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी और कौन कौन सी महिला थी, कहां से आई थी। तो हेडिंग डाल दे। सबसे पहली बात कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो महिला सदस्य संख्या, तो अगर संख्या का पूछा जाए तो सीधा तो 15 महिलाएं थी। कुल कितनी महिलाएं थी, 15 थी। अगर पहली बात करें तो अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से, मद्रास से, क्योंकि नाम ये सा साउथ जैसा नाम है, तो नाम से हमें थोड़ा पता आइडिया लग जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दक्षियानी, वेलायुद्दीन दक्षियानी लिख दो पूरा नाम।
वेलाइतून दक्षयानी। वेलाइतून दक्षयानी के बारे में ये याद रखें कि एकमात्र दलित महिला थी, एकमात्र दलित महिला। ठीक है, तो एकमात्र दलित महिला दक्षयानी वेलाइतून, जो कहाँ से आई, मद्रास से आई। तो इनके बारे में भी ध्यान में रखें कि ये कहाँ से आई है, मद्रास से। ठीक है, और इसमें संख्या भी डाल देते हैं। तीसरी अगर बात करें तो मद्रास से तीसरी महिला जो आई थी वो थी जी दुर्गाबाई। कौन सी? जी दुर्गाबाई। और जी दुर्गाबाई के बारे में ध्यान में रखना कि एकमात्र महिला जो किसी समिति की सदस्य थी, जो किसी समिति की सदस्य थी। तो जी दुर्गाबाई, और ध्यान में रखें ये संविधान सभा की पहली समिति थी, नियम समिति, उसकी सदस्य थी। हम बात करेंगे आगे, नियम समिति संविधान सभा की पहली समिति है तो अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो नियम समिति में सदस्य भी कौन कौन थे ये भी हमें याद रखना होगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो मद्रास से आने वाली तीसरी महिला थी ये, 3 महिलाएं मद्रास से आई थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि चौथी महिला, हंसा मेहता। ठीक है, और हंसा मेहता के बारे में अगर हम बात करें तो इनका संबंध बम्बई से था। तो संबंध कहां से था, किस राज्य से, बम्बई से। ठीक है, इसके बाद पांचवी महिला की अगर हम बात करें तो लीला रे। और ये रे जो शब्द होते हैं ये कहाँ ज्यादा लगते हैं, नाम के पीछे रे जो है वो बंगाल, इसका मतलब ये समझ जाएं कि आप सदस्य कहाँ से हैं, बंगाल से। तो रे वाले सदस्य जो है लीला रे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पूर्णिमा बनर्जी, यूपी से। ठीक है, छठी पूर्णिमा बनर्जी। और पूर्णिमा बनर्जी का संबंध था संयुक्त प्रांत से। कहां से, संयुक्त प्रांत से सदस्य सीट संख्या आवंटित जो की गई थी वो सबसे ज्यादा सीट संख्या किसको दी गई थी। हाँ, ये बात ध्यान में रखा, सबसे ज्यादा सीट संख्या यहां पे थी। आवंटित की बात करें तो, और उपस्थित सबसे ज्यादा कहां से हुए थे, मद्रास से सबसे ज्यादा उपस्थित हुए थे। ये बात ध्यान में रखना, उपस्थित के आधार पे पूछा जाए, और अगर उपस्थित आधार पर अगर पूछा जाए कि उपस्थित सदस्य सबसे ज्यादा कहां हुए थे तो मद्रास आ जाएगा। आवंटित संयुक्त प्रांत और उपस्थित में मद्रास हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात तो हुई। पूर्णिमा बनर्जी के बाद में अगर हम बात करें तो सुचेता कृपलानी, और सुचेता कृपलानी, इनका भी संबंध कहां से था, संयुक्त प्रांत, जिसको यूपी भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का भी ऑप्शन उसमें आ सकता है, और यूनाइटेड इसको प्रोविंस कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत जिसको हम कह सकते हैं। तो सुचेता कृपलानी के बाद में कमला चौधरी। तो 8वीं महिला के रूप में कमला
थोड़ा अनुमान लगा दिया करें कि कमला चौधरी है, मालती चौधरी है, इनका संबंध कहाँ से होगा, या तो यूपी से या फिर ये आसपास के जो राज्य है उन्हीं से होगा। तो ये कहाँ से थी, ये भी यूपी से, संयुक्त प्रांत से। सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी। इसके बाद में सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू 9 नंबर। सरोजनी, जिन्हें कोकिला हिंद के नाम से जाना जाता है, जिनका संबंध कहाँ से, बिहार से। तो सरोजनी नायडू का संबंध कहाँ से था, बिहार से था। इस प्रकार ये 9 संख्या हो गई। इसके बाद में 10 नंबर पे अगर बात करें तो मालती चौधरी, 10 नंबर मालती चौधरी। मालती चौधरी का संबंध कहाँ से था, उड़ीसा से। कहाँ से था, उड़ीसा से। इसके बाद में एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो मुस्लिम लीग से आई थी, और विभाजन के पश्चात ये इनको वापस कहाँ से चुना गया था, उत्तर प्रदेश से। तो बेगम एजाज रसूल जिनका नाम था, बेगम एजाज रसूल। पार्टी का कौन सी थी, तो पहली बात मुस्लिम लीग से, दूसरी बात यह है कि एकमात्र मुस्लिम महिला विभाजन पश्चात कहाँ से, यूपी से, संयुक्त प्रांत से। विभाजन पश्चात यूपी, या जिसको हम संयुक्त प्रांत कह सकते हैं, बेगम एजाज रसूल। एकमात्र अल्पसंख्यक महिला का पूछा जाए तो भी कौन होगी, यही होगी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से एक महिला आती है जिसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जिनका संबंध कहाँ से था, इनका भी संबंध कहाँ से था, यूपी से था। उसके बाद में मध्य प्रांत या बरार से राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अगर अमृता कौर की बात करें तो मध्य प्रांत या बरार से। और दूसरी बात इनके बारे में ये ध्यान में रखना कि राजकुमारी जो है पहली केंद्रीय महिला मंत्री थी, स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय तक रहने वाली राजकुमारी अमृता कौर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक महिला एनी मैस्क्रीन थी, जो देसी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला। एनी मैस्क्रीन 14 नंबर पे, एनी मैस्क्रीन, या एकमात्र देसी रियासत से आने वाली महिला थी, एकमात्र महिला जिसका संबंध देसी रियासत से था। ठीक है, एकमात्र महिला जिसका संबंध कहाँ से था, देसी रियासत से, एनी मैस्क्रीन। और 15 नंबर पे रेणुका रा। 15 नंबर की अगर बात करें 15 नंबर पे रेणुका रे। और रे शब्द आते ही समझ जाए कि इनका संबंध कहाँ से है, बंगाल से। रे से हम सबसे ज़्यादा कहाँ लगाते हैं, बंगाल से। तो रेणुका रे। इस प्रकार से महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, महिलाओं की संख्या मैंने कहा 15 हो गई। तो 15 महिलाओं की सदस्य संख्या थी। और इस प्रकार से मैंने कहा कि
कुल सदस्य संख्या और इसमें महिलाओं की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या इत्यादि सारी बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से महिलाओं की संख्या और संविधान सभा के चुनाव की हम बात कर रहे थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फिर कार्य प्रणाली कब से प्रारंभ होती है और कितने सदस्य पहले अधिवेशन में आते हैं, कितने सदस्य पहली बैठक में आते हैं, कितनी महिलाएं शामिल होती है और क्या क्या कार्य शुरू होते हैं। कार्य प्रणाली की बात जो है वो अगली क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे।